नमस्कार, पी न्यूज की खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। वाराणसी में लगातार हो रही बारिश से हुआ जल भराव। राजा तालाब के विभिन्न क्षेत्रों में पानी ही पानी, घरों में घुसा पानी और साथ ही दुकानों में भी पानी घुस गया है। परेशानियों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। बोकारो में सामुदायिक शौचालय के ऊपर लगी टंकी से पानी लेकर पीने, कपड़ा धोने और स्नान करने के लिए मजबूर बोकारो के तेलगाड़िया के निकट सिलफोट पंचायत के लोग नर्क भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर को फोन करके दरोगा के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और गाली गलौज करने वाला बिलाल गिरफ्तार। खुद को गृह मंत्रालय में तैनात बता रहा था आरोपी। बुलंदशहर स्वात टीम ने आरोपी बिलाल को दिल्ली से किया गिरफ्तार। खबर साहिबगंज से है। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत पर सीबीआई जांच की मांग पर सरना समाज आंदोलन के लिए एकजुट होने लगा है। इसी कड़ी में मांडर NH 75 में पोस्ट ऑफिस चौक के पास लॉकडाउन का पालन करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर आदिवासी छात्र संघ तथा राजीव पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा केंद्रीय सरना समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। लोगों ने साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत की मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाथों में मांग लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए उक्त स्थान पर पहुंचे और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। साथ ही मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। मौके पर रांची जिला के आदिवासी छात्र संघ अध्यक्ष प्रभात तिर्की, रातू जिला परिषद उमर उराव, रंतु उराव, शाहदेव उराव, रमेश मुंडा, सन्नी उराव आदि मौजूद थे। सरकार का चमचागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार का चमचागिरी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार का चमचागिरी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, 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 होश में आओ। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मामला सीबीआई जांच करना होगा, करना होगा, करना होगा। मामला सीबीआई जांच करना होगा। आपका परिचय? मेरा नाम प्रभात तिर्की, आदिवासी छात्र संघ रांची जिला अध्यक्ष। ये जो अभी यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में यही कहेंगे कि रूपा तिर्की जो साहेबगंज की थाना प्रभारी थी, उसके साथ प्लानिंग के तहत मर्डर किया गया है। इसको फांसी पे लटकाया गया है और हम यही कहेंगे कि इनको न्याय होनी चाहिए, न्याय मिलनी चाहिए। कोरोना काल में भी इनको इंसाफ दिलाने के लिए आदिवासी छात्र संघ, तमाम आदिवासी राज्य सरना प्रार्थना सभा की टीम और केंद्रीय सरना समिति की टीम कोरोना काल में भी इनको न्याय दिलाने के लिए आगे आकर इनका मांग कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से। लेकिन चूंकि ये पुलिस प्रशासन अधिकारी थी, इनको प्रशासन के द्वारा सहयोग होना चाहिए, मदद होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और उन दरिंदों को सजा होनी चाहिए। लेकिन ये काम सरकार प्रशासन कोई नहीं कर रहे हैं। वो काम हम लोग को करना पड़ रहा है। कोरोना काल में भी हम लोग को करना पड़ रहा है। दिक्कत की बात यहाँ है, उनका नाम भी उजागर हुआ है। वैसे लोगों का नाम भी उजागर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो छोर में नहीं जाके ई छोर में आ रहे हैं और गुनेगार को सजा नहीं देके जो गुनेगार नहीं है उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? हम लोग तो हर बार यही बोल रहे हैं कि अगर इनका सीबीआई जांच नहीं होती है, सरकार इस केस को सीबीआई जांच करने के लिए आदेश नहीं देते हैं, तो हम लोग सांकेतिक रूप से हमेशा बोलते आ रहे हैं कि उग्र आंदोलन करेंगे और ये पूरा रांची से लेकर झारखंड तक तमाम लोगों के द्वारा उग्र आंदोलन होगा और इसका खामियां, इनका दिक्कत, जो भी परेशानी होगा, जो भी नुकसान होगा, प्रशासन या तो सरकार को ऊपर होगा, सरकार या प्रशासन के ऊपर होगा।
इसके आगे उग्र आंदोलन होगा और इसका न्याय दिलाने के लिए अंत तक जाएंगे। आज आप लोग मांडर प्रखंड में ये काम कर रहे हैं, आगे आपका क्या काम है? और है हर दिन हर सप्ताह हर क्षेत्र में, यहाँ मांडर में हुआ, कल लोहरदगा में होगा, इसी तरह हर जिला हर प्रखंड में होगा और पूरा देश में कोने कोने, यहाँ तक कि गांव से लेकर प्रखंड से लेकर जिला कहीं नहीं छोड़ेंगे। हर गांव घर ठुकाएंगे और उनके रूपा तिर्की का न्याय के लिए ऊपर लास्ट तक जाएंगे, ऊपर छोर तक जाएंगे, लेकिन रूपा का हत्यारों को सजा दिला कर ही रहेंगे। आखिर हेमंत सरकार रूपा तिर्की के बारे में सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? ये तो शासन क्यों नहीं मदद कर रहा है? ये तो वो जाने, क्योंकि झारखंड राज्य में झारखंड वासियों के साथ, यहाँ की बेटी के साथ, प्रशासन अधिकारियों के साथ में इस तरह हो रहा है। और झारखंड के बेटे जो हेमंत पहले बोलते थे हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन वो हिम्मत कहाँ गया? क्या दिक्कत हो गया हेमंत को? यहाँ के मुखिया, उनको दिक्कत हो गया। सीबीआई जांच करने के लिए आदेश अगर पूरा जनता मांग रहे हैं तो देना चाहिए, लेकिन इसको क्या दिक्कत हुआ? खुलासा तो होगा। अगर आप इसका खुलासा नहीं करेंगे तो पब्लिक मीडिया के द्वारा आपको पूरा लंगा किया जाएगा। इसलिए आप सब कुछ जान रहे हैं, पब्लिक जनता, हर टोला पंचायत प्रखंड राज्य के लोग जान रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि खुलासा कर दीजिए, नहीं तो आपको भी दिक्कत हो सकता है। बदला लेते हैं लोग और जनता लेते हैं और ये बदला आपसे भी लेंगे। इसलिए आप ज्यादा देर नहीं करते हुए इनका सीबीआई जांच करने के लिए आदेश दे दे और दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। धन्यवाद। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र के आजाद बस्ती में 10 वर्षीय जैस्मीन परवीन की 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि ये घटना अलहे सुबह घटी, जिस समय छत पर गेहूं सुखाने के लिए जैस्मीन गई थी और खेलने के क्रम में 11,000 का वोल्ट का तार उसके हाथों में आ गया, जिससे 10 वर्षीय जैस्मीन परवीन गंभीर रूप से घायल हो गई। जैस्मीन का शरीर काफी जला हुआ है। घटना के बाद गांव के लोगों की मदद से उसे 11,000 वोल्ट के तार से छुड़ाया गया। वहीं घटना के बाद घायल बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मरीज की हालत गंभीर बनती देख बेहतर इलाज के लिए गुमला भेज दिया गया है। हालांकि बच्ची की हालत अब भी गंभीर बनी है। इधर लोगों में मानवता का परिचय देते हुए गांव के ग्रामीणों ने उक्त बच्ची को गुमला इलाज के लिए भेजने में मदद की। वहीं 108 एम्बुलेंस से गुमला भेजा गया। एक बार फिर रुक कर लेते हैं साहिबगंज की ओर। उपायुक्त रामनिवास यादव ने बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोटा, सिविल सर्जन अरविंद कुमार एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहेट, मेसो अस्पताल, पतना प्रखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त श्री यादव ने अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं MOIC चिकित्सा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त रामनिवास यादव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहेट का जायजा लेते हुए सिविल सर्जन अरविंद कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहेट में भी 30 कोविड मरीजों के इलाज की व्यवस्था जल्द ही की जाएगी। उन्होंने बताया कि यहां 10 बेड का ICU भी बनाया जाएगा, जिसमें पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही यहां अतिरिक्त जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की जाएगी। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से विभिन्न CHC अस्पतालों को बेहतर सुविधाओं के साथ सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में मेसो अस्पताल केंदुआ में कोरोना के मद्देनजर बनाए गए 50 बेड पर पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। खबरों में रुक कर लेते हैं बिहार के गया की ओर, जहां डोभी ठाकुरवाड़ी मंदिर इन दिनों सुर्खियों में है। आए दिन में उजाले में ही मंदिरों में शादी करवाई जा रही है। मंदिर का दरवाजा बाहर से बंद, गेट में ताला लटका है। अंदर में ही शादियों की हर रस्म रिवाज के साथ धूमधाम से करवाई जा रही है। मंदिर में औरतों लॉकडाउन के ख्याल रखवाले होमगार्ड साहब भी अपनी बेटी की शादी समारोह में मास्क लगाना ही भूल गए। शादी में शामिल सभी पर परिवार जश्न में कोरोना जैसे घातक वायरस से भयमुक्त दिख रही हैं। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रही हैं। शादी में शामिल हुए लोगों के एक भी व्यक्ति के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कोरोना भी इन लोगों से भय खा रहा है। इसके जिम्मेवार किसे किया जाए?
प्रशासन की लापरवाही से संक्रमण बढ़ने की संभावना है। मंदिर मस्जिद का दरवाजा बंद है, लेकिन इसमें आपका मंदिर का दरवाजा बाहर से बंद, लेकिन अंदर में कार्यक्रम चालू है। जबरदस्ती लोग शादी बाहर से कूद जाते हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन है या नहीं? उल्लंघन है। तो ऐसा फिर क्यों हो रहा है? अब जब लाठी चला है सर, एक भी अभी शादी में जो भीड़ देखी गई है जिसमें एक भी व्यक्ति का चेहरे पर मास्क नहीं है। क्यों नहीं सूचना किए? अरे हम सब किए हैं सर, कई बार नहीं मानते तो बताए गेट सब बंद रहते, सब कूदाते, क्या करें, हम लाठी चला है। जिनका शादी आपका मंदिर में हो रहा है, हाँ। लड़का वर पक्ष और वधु पक्ष का जो काटता है आपका ये पर्ची, क्या आप काटे हैं ना? हम कोई आधार कार्ड नहीं तो हम कोई काटते ही नहीं। आधार कार्ड दोगे तो काटेंगे, नहीं तो अपन मर्जी है जो। बिना आधार कार्ड का ही शादी हो रहा है। हाँ, बाल विवाह भी हो रहा होगा? नहीं, बाल विवाह कोई नहीं हो रहा। आप तो कह रहे हैं कि आधार कार्ड है ही नहीं। नहीं बोले हैं आधार कार्ड कल ला के देंगे तो कोई वो करेंगे जी। अब अपना नाम बता दीजिए। इस मंदिर का ठाकुरबाड़ी मंदिर का क्या है? हम पुजारी हैं। क्या नाम है? दीजिए आप बता दीजिए, अपना परिचय दीजिए। पुजारी हैं, बस पूजा पाठ करते हैं। क्या नाम है? मौनी बाबा। शुभ नाम बताइए अपना। सब नाम मौनी बाबा सरजीदास बस। आप शादी में चेहरा पर मास्क नहीं है, क्या सही हो रहा है शादी? ना उल्लंघन करवा रहे हैं, क्या नाम है आपका? कहाँ का मकान हुआ जी? कहाँ मकान हुआ? इस थाना में काम करते हैं हम। बोकारो जिले के सिलफोर पंचायत, जो बोकारो जिले के रेलगाड़िया स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर अर्थात बोकारो मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर है। इस पंचायत में दो सबसे बड़ी समस्याएं मुंहबाए खड़ी हैं। इस गांव में 2011 में पानी टंकी का निर्माण तो हुआ, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि 1-2 महीने से ज्यादा कभी ग्राम वासियों को इस टंकी के माध्यम से जलापूर्ति नहीं हुई और यहाँ के ग्रामवासी तब से अर्थात 10 सालों से 4 किलोमीटर दूर स्थित नदी से पानी लाकर पीते हैं और उसी से अन्य काम भी करते हैं। इस गांव में ना तो कोई स्वास्थ्य केंद्र है। इन लोगों को छोटी से छोटी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए या तो चंदन कियारी प्रखंड, जो कि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, अथवा बोकारो सदर अस्पताल, जो कि 25 किलोमीटर दूर है, वहां जाना पड़ता है। 21वीं सदी जब दुनिया चांद पर जा रही है, मंगल ग्रह पर जा रही है, लेकिन इस गांव के अगर विकास को देखा जाए तो यह गांव विकास के नाम पर बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। यदि रात या दिन किसी को कोई आवश्यकता पड़ी तो फोन करके ऑटो को रिजर्व करके बुलाते हैं और तब अस्पताल ले जाते हैं। रेगुलर गाड़ी भी नहीं चलती और हजारों रुपए ऑटो वाले लेते हैं, तब कहीं जाकर मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इस कोरोना काल में कोरोना की जांच की भी सुविधा नहीं है, उसके लिए भी 25 किलोमीटर का सफर इन लोगों को तय करना पड़ता है, तब कहीं जाकर लोग कोरोना टेस्ट करवा पाते हैं। ये अजीब विडंबना है कि आज जब पूरा हिंदुस्तान विकास की ओर कदम रख रहा है तो ऐसे में ये गांव इतना उपेक्षित है कि लोग शौचालय के ऊपर लगी टंकी के पानी पीने, कपड़ा धोने और अन्य उपयोग करने के लिए मजबूर हैं। यदि इस पानी की टंकी को चालू कर दिया जाए तो पूरे गांव की जलापूर्ति सही ढंग से हो जाएगी। जब वार्ड सदस्य से पूछा गया तो वार्ड सदस्य ने ये कहा कि हर बार टेंडर तो होता है लाखों रुपए का, लेकिन एक आध पाइप जोड़कर पुनः वापस उस स्थिति पे पहुंच जाता है और कागज पर ही टंकी की मरम्मत हो जाती है। पी न्यूज चैनल की ओर से रेलगाड़िया के पास सिलफोड़ गांव में हूं और यहां पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो आबादी है लगभग 3000 लोगों की आबादी इस गांव की है, जो कि पानी पीने को तरस गए हैं। यहाँ की स्थिति इसी से आपको नज़र आ जाएगी कि ये शौचालय है, सामुदायिक शौचालय, और यहाँ इधर देखेंगे आप, वीडियो दिखाएंगे, ये महिला शौचालय है और यहाँ पर पुरुष शौचालय है। और यहाँ से लोग पीने, बर्तन साफ करने और कपड़ा साफ करने के लिए पानी ले जाते हैं। मजबूरी है कि यहाँ से नदी 2 किलोमीटर दूर है और पीने का पानी वहाँ से ये लोग लाते हैं। अब आज के डेट में अगर 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी अगर लाना पड़े तो उस गांव का विकास को क्या कहा जाए। मैं टंकी भी दिखाऊंगा जो कि सिर्फ हाथी के दांत के समान है, खाने का और दिखाने का और। मैं इन्हीं महिलाओं से पूछता हूं कि पानी के लिए क्या
समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आ जाऊं। आइए आप इधर आइए। स्थिति ये है कि 25 किलोमीटर दूर चंदन क्यारी, और अगर 400 बोकारो देखते हैं तो वह जो है वह भी लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर है। और अगर रात में कोई बीमार पड़ता है तो मुश्किल से ले जाते जाते कोई तो रास्ते में भी दम तोड़ देते हैं। ये यहाँ के निवासी का कहना है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यहाँ के डीसी महोदय से कहना चाहूँगा कि इस गांव पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि खास करके कुछ जो महिलाएं हैं जल के लिए तरसते हैं और शौचालय का जो पानी आता है उसका उपयोग करके अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, तो इससे उनको मुक्ति मिले और कम से कम इस एरिया में एक छोटा सा चिकित्सा का केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, ताकि इन लोगों का कल्याण हो सके। कैमरामैन नविंदु कुमार मिश्रा के साथ सच्चिदानंद मिश्रा, टी न्यूज के लिए जिला बोकारो से। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है खगन चंद्र दोसंदी। खगन चंद्र दोसंदी, मनोज बोल के पुकारता है इसे। मनोज पुकारता है। हाँ। हम सबसे पहला सवाल ये करेंगे, अभी हम वीडियो लेके आए हैं, इस गांव में पानी का हमको सुनने में आ रहा है सबसे बड़ा समस्या, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, पानी का तो व्यवस्था यहाँ पर ही है, सही नहीं है। हम लोग नदी से पानी लाते हैं तो भात बनता है, थोड़ा बहुत कुआं में सरता है तो खाते हैं। उसी में नदी कितना दूर है? नदी यहाँ से करीब करीब 2.5-3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर। हाँ, और वहाँ से पानी लेकर आते हैं? वहाँ से पानी लेकर आते ये जो आपका जल मीनार बना हुआ है टंकी, वो कितना दिनों से खराब है? हैं। ये फर्श है, खाली बना है और खराब है। आज तक चालू नहीं हुआ? नहीं, 2 महीना करीब करीब 1-1.5 महीना चला था, उसके बाद किसी हालत से बंद हो गया। झूठे वहाँ से इशू हो रहा है, इतना लाख रुपया दिए, इंजीनियर आया बना, लेकिन कुछ हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन इंजीनियर है और कौन पैसा पाया, कहाँ बना। 40 डिग्री के टॉर्चर में आखिर लोग प्यास बुझाने कहाँ जाते हैं? प्यास बुझाने जाता है, नदी से लाता है, कोई कहीं चापाकल से लाता है, थोड़ा डीप बोरिंग है, इससे उससे 1-2 टीना मंगा लेता है। इधर उधर थोड़ा एगो पुराना जो अच्छा, एक बार आधार और कार्ड वाला बताइएगा, कुआं आता है। यहाँ जरा सा एक चीज़ और बताइएगा, यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र या कोई डॉक्टर या कोई नर्स की ड्यूटी है क्या इस गाँव में? ना इस गांव में कितनी आबादी है? इस गांव में कितना होगा, बोलो कैलकुलेशन बताओ कितना होगा। लगभग बोलिए ना। 340 वोटर है, मतलब 500 के लगभग। यहाँ से आपका स्वास्थ्य केंद्र यानी हॉस्पिटल, चाहे ब्लॉक का हो या जिला का हो, कितना दूर पड़ेगा? 25 से 30 किलोमीटर। तो रात में यदि कोई बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए क्या करते हैं आप लोग? इलाज के लिए कहीं भाड़े से गाड़ी ले आना पड़ता है, और वहाँ मंजिल तक पहुँचाना लगेगा। तो अगर सीरियस रहा तब तो रास्ते में दम तोड़ देगा। दम तोड़ देता है। इसके बहुत लिए ऐसा कोई दम व्यवस्था तोड़ा। नहीं। इसके लिए क्या आपने कभी मुखिया या डीसी को पत्र लिखा, आवेदन दिया? हमने तो नहीं दिए हैं, बाकी हमारे जैसा बहुत ने दिया है, कोनो इसमें फर्क नहीं पड़ता। किसको देंगे सर, यहाँ पर ही तो भारत का सबसे बड़ा लाडला है, वो एनजीसी को देते देते हम लोग थक गए। वो एसी में सोता है, ये मौज करता है, सारी जमीन जगह यहाँ का ले लिया, लेकिन फिर इसका फायदा नहीं लिया। हाँ बाबू, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तिलकधारी महतो है। और क्या मैं करते हैं आप? अभी फिलहाल हम स्टूडेंट हैं। अभी हम जो मास्टर कोर्स कर रहे हैं या पीजी, जिसको कहा जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सभी अपना अपना समस्या रखते हैं। अभी मैंने महिलाओं की समस्या रखी है, महिलाओं की समस्या को सुना है। तो अब आप बताइए, इस समय अभी कोरोना महामारी चल रही है और यहाँ लगभग सुनने में आ रहा है कि 5 से 6 हज़ार की आबादी है इस गांव में। आज तक के क्या कोविड का टेस्ट इस गांव में हुआ है? नहीं, मेरे अनुसार, मेरे नॉलेज से अभी तक कोविड टेस्ट जो है यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ पर टीकाकरण जो है हुआ है, जो वृद्ध को दिया जाता है, मतलब 7 साल का जो ऊपर था उसको यहाँ पर दिया गया है। लेकिन उसके बाद से अभी नहीं हुआ? उसके बाद तक अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। और जांच का कोई सुविधा यहाँ? जांच का सुविधा अभी तक तो नहीं आए हैं अभी तक। यदि यहाँ कोई बीमार अगर पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं दिखाने?
लोकल में हमारे जो झोला छाप है, जो चैम्बर है, वहीं पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 25 किलोमीटर तक हमारे कोई भी चिकित्सक नहीं है। यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल नाम का कुछ है नहीं। तो हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हम लोग को सरकारी हॉस्पिटल के लिए चंदन कियारी जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर्स जो है दूर है। और इधर बोकारो अगर जाए बोकारो जाए तो इधर सेम है, चास जो सदर अस्पताल यहाँ से 30 किलोमीटर पर जाएगी। तो दोनों दूरी लगभग सेम दोनों दूरी लगभग सेम। तो मान लिया अगर कोई बीमार पड़ गए या कोरोना पॉजिटिव निकले या किसी को डायरिया हो गया, तब क्या करते हैं? तब उसको फिर ले जाया जाता है उतना दूर, जब पेशेंट बहुत प्रॉब्लम फेस करती है और कोई उपाय नहीं है, हम लोग को वहाँ तक ले जाना पड़ता है किसी भी हालत पे। और रास्ते में भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे पेशेंट का मृत्यु हो जाए, तो कोई तो हो ही जाता है, कोई रिस्क नहीं है, हो ही जाता है इसमें। तो यह बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र के तेलगड़िया के निकट सिलकुट्टी गांव है। और आज बोकारो जिला के डीसी श्री राजेश सिंह तथा बोकारो के सिविल सर्जन श्री अशोक कुमार पाठक दलबल के साथ चंदन कियारी स्थित बंगाल बॉर्डर पर निरीक्षण हेतु पहुंच गए। इसके साथ ही उन्होंने चंदन कियारी प्रखंड के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान बंगाल बॉर्डर के समीप मुरगातल एवं वीर खाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही फिर वीरखाम बॉर्डर पर रजिस्टर पंजी में ज्यादा वाहन का आवागमन को देखा। इस पर उपायुक्त के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कियारी श्रीमती वेदवंती कुमारी को बॉर्डर से गुजरने वाले लोगों को कोविड जांच करने को कहा। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कियारी श्रीमती वेदवंती कुमारी को बॉर्डर पर रात्रि में ड्यूटी के लाइट की व्यवस्था करने को कहा तथा इसके साथ ही चंदन कियारी में एक क्वारंटाइन सेंटर का उद्घाटन भी बोकारो के डीसी श्री राजेश सिंह के द्वारा किया गया। सबसे बड़ी सौगात ये होनी चाहिए कि इस संक्रमण काल में हमारे ग्रामीण वासियों का जो जीवन है उसकी रक्षा होनी चाहिए। अभी प्राथमिकता के तौर पे हम लोग हर व्यक्ति को यहाँ टेस्टिंग करके और कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी माकूल, जो भी उचित चिकित्सीय सुविधाएँ मुहैया करानी जा सकता है और लोग करा रहे हैं। उसके अतिरिक्त और भी समस्याओं को सुना गया है, चाहे वो कोविड के कारण दुर्भाग्यपूर्ण किसी की मृत्यु हुई है, वज्रपात हुआ है, या फिर गर्मियों के समय पे अबूबन जो है चापाकल खराब हो जाते हैं, उसकी समस्या है। लोगों को जागरूक करने की समस्या है। यहाँ पे हमारे पास जो है बरमसिया नाका है, उसको देखना है। प्रवासी मजदूर जो हमारे आए हैं, उनमें से कितने लोगों को हम लोगों ने मनरेगा में उनको जॉब दे दिया है, कितने लोगों को क्वारंटाइन में रखा है और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी किसी प्रकार से लाभान्वित नहीं हुए हैं। तो सरकारी योजनाओं से हम लोग उनको आच्छादित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हम लोग का एक समेकित प्रयास है। हमारे काफ़ी जो है सक्रिय SDO साहब जो है प्रकाश, वो बिल्कुल स्थिति पर ध्यान रखे हुए हैं। रूरल टास्क फोर्स का गठन किया है हमने, ताकि रूरल क्षेत्रों में कोविड संक्रमण ना फैले। उसके तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर ब्लॉक में, कुछ ब्लॉक में CHC के माध्यम से अभी ऑक्सीजन युक्त बेड मुहैया भी करा दिए गए हैं। तो हम लोग का यही प्रयास है कि शीघ्र अतिशीघ्र सुगमता के साथ ग्रामीणों के पास चिकित्सीय सुविधाएँ पहुँच जाएँ। जी सर, इस बार देखा जा रहा है, देखिए हर व्यक्ति अब कोरोना के बारे में जान चुका है और लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। लेकिन जो प्रोटोकॉल है, जैसे 2 गज की दूरी है, जैसे मास्क लगाना अनिवार्य है, उन प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत आवश्यक है। हमने अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी माइकिंग के माध्यम से, कुछ दिनों के बाद हम लोग जो है मुखिया जी के माध्यम से या फिर ग्राम सभा के माध्यम से इसका हम लोग प्रचार प्रसार
करवाएंगे और कर भी रहे हैं। SMS के माध्यम से बल्क मैसेजिंग के थ्रू भी हम लोग उनको कर रहे हैं। और अच्छी चीज़ यह है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि सीज़न चेंज हुआ तो सर्दी खांसी उसके कारण से कई जगह पे देखा गया है कि बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर गया है उस तरह का अभी तक डेटा हमारे पास नहीं आया। सेमी अर्बन एरिया जो है वहाँ कुछ चीज़ें फैली हैं, तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हर तरह से हम लोग तैयार हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग बोकारो वासियों को जो है यथाउचित चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे बाकी की खबरों के साथ। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाकी की तमाम खबरों की ओर। गुमला में अब पुलिस असहाय लोगों का मसीहा बनी है। जहां एक और देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो वहीं पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन भी करवाया जा रहा है। इस बीच रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोगों में अब भूख की आग बुझने की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं दूसरी ओर गरीब असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण कर थाना प्रभारी ने मानवता का परिचय दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र की, जहां चैनपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन में असहाय लोगों के बीच एक सप्ताह का राशन वितरण कर असहाय और गरीब लोगों को भूख की आग मिटाने की अनोखी पहल कर मिसाल दी है, जिसमें वैसे परिवार शामिल हैं जिसका कोई सहारा नहीं है या फिर घर में कोई कमाने वाला नहीं है। वहीं विधवा परिवार, निसहाय और वैसे लोग जो बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों को थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी के द्वारा असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया, जिसमें सप्ताह भर का राशन गरीब परिवार को घर घर जाकर दिया है और साथ ही उन सबों का हालचाल भी पूछा गया। इधर पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य को लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये दिखाना कि पुलिस वाले भी अच्छे हो सकते हैं। हमारे मन में भी दया ये सब का भाव है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में काफ़ी ऐसी दुकानें हैं जो बंद हो गई हैं और ऐसे लोग जो उन दुकानों में काम करते थे उनका आय का स्रोत उस दुकान से ही था, वो अभी बंद हो गया है। तो हम चैनपुर थाना अंतर्गत वैसे घरों का चयन कर रहे हैं जिनको वर्तमान में जहाँ वो काम करते थे वो काम नहीं कर रहे हैं और उनके घर में रोजी रोटी की दिक्कत है। तो वहाँ हम लोग जाके कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे माध्यम से अगर किसी के घर के एक हफ्ते का राशन अगर चल जाता है तो उससे बढ़िया हमारे लिए कुछ नहीं होगा। चैनपुर के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे सर? हम यही चाहेंगे कि जो सक्षम लोग हैं, जो मतलब जिनके पास सक्षम हैं, जो इस लायक हैं, उनको भी आगे बढ़ चढ़ के वैसे परिवारों का सहयोग करना चाहिए जो परिवार काफ़ी गरीब हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी मतलब जोड़ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। एक बार फिर रुक कर लेते हैं गुमला की ओर। गुमला जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा।
दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि चैनपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक पर 2 व्यक्ति सवार थे और जारी थाना क्षेत्र के चटकपुर गांव जा रहे थे। इसी दौरान विशालकाय पेड़ से जा टकराई, जिसके बाद दोनों मोटरसाइकिल सवार को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं एक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार घायल अनिल तिर्की की उम्र 20 वर्ष, गांव तिलहैया टोली का रहने वाला है। वहीं मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि घटना के तुरंत बाद जारी थाना को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच की जा रही है। यही हुई कि हम लोग को अफवाह सूचना मिली कि चटकपुर गांव में के रोड के बगल में एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, जिसका सूचना हम लोग सुने तो चल आए और लेके देखे कि एक अचेत अवस्था में दोनों है और दोनों को हम लोग चैनपुर स्वास्थ्य केंद्र लाए और ला के यहाँ पर डॉक्टर साहब द्वारा एक जो पूरा स्थिति खराब था उसको रेफर कर दिया गया दूसरे बेहतर के लिए, और एक को मृत घोषित कर दिया गया है। अभी तक इन दोनों के बारे में कोई जानकारी हुआ है? एक के जानकारी हो गया है जो आपका जारी थाना अंतर्गत की ही तिलहैया टोली का पड़ता है, और दूसरा के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग इसके बारे में छानबीन कर पता करा रहे हैं। खबर गुमला से है। एक और सरकार और प्रशासन दावा करती है कि शहर से लेकर गांव तक लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया गया, वहीं दूसरी ओर गांव के ग्रामीण लगभग 2 किलोमीटर दूरी तय करके पीने के पानी को लाते हैं। तस्वीरें देखने से ये पता चलता है कि सरकार और प्रशासन के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने अब तक गांव के लोगों की सुध नहीं ली, जिससे गांव के लोग आज भी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। मामला जिला के डुमरी प्रखंड मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित खेतली पंचायत में सिरमी गांव स्थित है, जहां पर कंवर, बढ़ाइक, लोहार, ठाकुर व अन्य जाति के लगभग 65 परिवार के लोग निवास करते हैं। गांव की कुल आबादी औसतन 500 है। यहाँ के लोगों के समक्ष पेयजल का संकट इन दिनों गहराता नजर आ रहा है, जिससे ग्रामीण बहुत चिंतित है। इस गांव में मात्र 2 चापाकल हैं जो खराब पड़े हैं। वहीं ग्रामीण गांव से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर कुएं से दूषित जल लाकर पीने को विवश है। गांव के बाहर 2-3 कुएं हैं तो लेकिन गर्मी के कारण वो भी लगभग सूख गए हैं। ग्रामीण वहीं से पानी लाकर पीने को मजबूर हैं। मोर नाम जगेश्वर साहू है। मैं गांव सिरमी कर रहा है। यहाँ को हमारे गांव में पानी कर बहुत ही समस्या है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से आदमी गर्मी के दिन में पानी लाना था। पानी भी सूख जाए कुआं में, और जरमीनार भी एक भी न है। कुआं चापाकल 2 गो रहलक, वो भी खराब है। मैं जवाहर कंवर आज अपने पड़ोसी गांव सिरमी आया हुआ हूं, और मुझे जो है ये जानकारी इधर से प्राप्त हुई है। यहाँ का समस्या पानी का यहाँ काफ़ी दिक्कत है, और यहाँ कुआं सारे सूख चुका है, और इसलिए जो है यहाँ एक डीप बोरिंग जल मीनार के तहत अगर मिल जाता तो यहाँ के पब्लिक को काफ़ी सुविधा होता। ये मैं समाज सेवी जवाहर कंवर, मेरे को यहाँ जो है ग्राम सिरमीवासी ने मेरे को बताया अपना दुखद, और हम ये यहाँ पूर्व से 2 चापाकल भी था, वो भी ख़राब हो चुका है, और यहाँ दूषित पानी पीने से मजबूर यहाँ के ग्रामीणों को हुआ है। ये अभी गंदे पानी भी पीना पड़ रहा है ये लोग को। इसलिए जो है यहाँ जल्द से जल्द कहीं से प्रशासन द्वारा अगर व्यवस्था किया जाए तो सबसे अच्छा होता। वहीं जब जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा को जानकारी दी तो उन्होंने पीएचडी विभाग से जांच करवाने की बात कही और उस गांव में पेयजल की सुविधा देने की बात कही, लेकिन कब तक जांच होकर गांव वालों को पीने का पानी मिलेगा ये नहीं पता। आने वाला वक्त ही ये बताएगा। हम लोगों ने पीएचडी विभाग को निर्देश दिया गया है कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, और अब से सभी टोलों, मोहल्लों एवं गांव में जहां पानी की सुविधा नहीं है या जहां पहले से चापाकल है, किसी प्रकार की खराबी आ गई है, इसका सर्वे करके सभी जगहों पर पानी की व्यवस्था कर दें ताकि सभी लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाए।
सर डाकिया योजना जो है, डाकिया योजना की शुरुआत की गई थी कि आजीम जनजातियों के घर पर ही खाद्यान्न को पहुंचाना है और हम लोगों को सूचना है कि सबों को मिल रहा है। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं मिल रहा, तो इसको हम लोग दिखवाएंगे, डीएसओ को बोल के उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। खबर वाराणसी से है। राजा तालाब क्षेत्र के कचनार, रानी बाजार, पंचक्रोशी मार्ग, जखनी रोड व रथ यात्रा मार्ग में लोगों के घरों व दुकानों में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। यहां स्थित लगभग दर्जनों घरों व दुकानों में बारिश का पानी घुस जाने के कारण लोगों को भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र के प्रभावित परिवारों ने बताया कि घरों में नालियों के पानी भर जाना आम बात हो गई है। ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा। यहां रोड पर पानी भर जाने से रोड नाले का रूप धारण किया हुआ है। बरसात के चलते रोड का पता ही नहीं चल पाता, जिससे वाहन चालकों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पानी इतना ज्यादा था कि यहां गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो गया। यहां के लोगों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा विगत 2 साल पहले से ही पंचक्रोशी जिखनी रोड पर मानक के विपरीत अधूरे नाली के कार्य करने से लोगों को परेशानी खड़ी कर दी है। सड़क में जगह जगह जानलेवा गड्ढे पड़े हुए हैं। उधर की पानी रोड पर आ जाने से सड़क मार्ग का पता ही नहीं चल पाता, जिससे सड़क के गड्ढे में पानी होने से और भी परेशानी उठानी पड़ रही है, जो हादसे का कारण बन रहे हैं। यहाँ सड़क के दोनों किनारे आज तक नाली का निर्माण न होने से थोड़ी सी बारिश में ही सड़क तालाब बन रही है। सारा पानी घरों और दुकानों में घुस रहा है, जबकि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस बारे में कोई सुध लेने नहीं आए हैं। स्थानीय निवासी राजकुमार गुप्ता ने कहा कि इस समस्या को लेकर विभागीय अधिकारियों से बात भी की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। समस्या जस की तस बनी हुई है। मेरा नाम राजकुमार गुप्ता, मैं राजा तालाब का निवासी हूँ। यहाँ विगत 2 दिनों से बारिश हो रही है और सड़कें तलैया में तब्दील हो गई है। नालों का तो पता नहीं चल रहा है। अभी पूरी तरीके से मानसून सक्रिय नहीं हुआ है। बारिश का मौसम पूरी तरीके से नहीं आया है। अभी शुरुआती दौर है, अभी शुरुआत है। तब ये हालत है। जब भारी बारिश होगा तो हमें लगता है यहाँ घर, दुकान, मकान, सड़क सब डूब जाएंगे और डूब जाते हैं। प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से मेरी मांग है, यहाँ जो नाले बने हैं उसकी सफाई कराया जाए। जो अधूरे नाले हैं उसको पूरा कराया जाए। राजा तालाब का चाहे जखनी रोड हो, पंचकोशी मार्ग हो, चाहे रथ यात्रा रोड, हर जगह यही हाल है। धन्यवाद। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर बुलंदशहर से है। इंस्पेक्टर को फोन करके दरोगा के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और गाली गलौज करने वाला बिलाल गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर स्वाट टीम ने आरोपी बिलाल को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी ने खानपुर थाना प्रभारी को कॉल करके थाने में तैनात दरोगा को भद्दी भद्दी गालियां दी थी। कोतवाल और बिलाल के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो एसएसपी के संज्ञान में आने पर कल बिलाल पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आज सुबह बुलंदशहर स्वाट टीम ने बिलाल को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। फोन पर बातचीत के दौरान खुद को गृह मंत्रालय में तैनात बता रहा था। गिरफ्तारी के बाद सिकंदराबाद क्षेत्र में भी बिलाल ने पुलिस कस्टडी से फरार होने का प्रयास किया था। स्वाट टीम प्रभारी की तहरीर पर सिकंदराबाद कोतवाली में भी बिलाल पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक व्यक्ति एक उप निरीक्षक के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। इस ऑडियो का संज्ञान लिया गया है और एक मुकदमा पंजीकृत उचित धारा में करा दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद गांव में देर रात स्थानीय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जागो मंडल के घर पर 94 लीटर 500 ml का विदेशी शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष रतन लाल ठाकुर ने बताया कि देर रात गुप्त सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल से 2 युवक अवैध विदेशी शराब लेकर फरार हो रहे थे। तभी मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को दबोच लिया। पूछताछ के दरमियान उन्होंने जागो मंडल के घर में अवैध विदेशी शराब की बात कहने पर जागो मंडल के घर से 94 लीटर 500 ml का विदेशी शराब भारी मात्रा में बरामद किया। गिरफ्तार युवक का नाम सचिन कुमार, दूसरा सूरज कुमार बताया गया। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह।